नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। बिहार में कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हर रोज रेप, डकैती और हत्या की वारदातों से बिहार के लोग सहमे हुए हैं। छोटे मोटे मामलों की कौन पूछे, हाई प्रोफाइल मामले भी अनसुलझे रह जा रहे हैं। सूबे के मुखिया दावा करते हैं कि राज्य में क्राइम का ग्राफ घटा है। खासतौर से साल 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद नीतीश कुमार कई बार ये कहते हुए नजर आए कि इस कानून के लागू होने से अपराध में कमी आई है। लेकिन हकीकत क्या है, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। दिन दहाड़ी चलती है गोली, खामोश है खाकी की बोली। अपराधी हो चुके हैं बेखौफ, खाकी के दावों में ही खौफ। कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। अपराध से बिहार का बुरा हाल। घर से निकलने पर लगता है डर। अब तो लगता है कि गोली कांड आम हो गया है। 15 साल वाला है, बस वही पीछे बैक चले गए हैं। पौष इलाके में भी खौफनाक मंजर। वारदातों से सहमा बिहार। अपराधियों से खाकी की हार। बिहार में डर लगता है। तो बिहार में अपराधियों के आगे पुलिस नतमस्तक नजर आती है। एक के बाद एक हर जिले से अपराध की खबरें सामने आती है। कहीं पर छोटी छोटी बच्ची के साथ रेप हो रहा है, कहीं किसी की हत्या कर दी जाती है। एक तो बहुत ही नृशंस तरीके से जो मामला सामने आया कि एक नाबालिग मूक बधिर बच्ची के साथ रेप किया जाता है, फिर उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, कैसे हैं, किस वजह से हैं? नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि शराबबंदी लागू करने के बाद अपराध के ग्राफ में कमी आई है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं, आरजेडी नेता, बहुत स्वागत है आपका। राजेश राठौर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। अखिलेश सिंह बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। वहीं एसके भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जाप प्रमुख पप्पू यादव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पप्पू जी आपके पास ही आऊंगी। जिस तरीके से शराबबंदी की गई थी उसके बाद यह दावा किया जा रहा था कि उसके बाद अपराध में कमी आई है, और हुआ भी था। 2016 में जब लागू किया गया उसके बाद एक साल तक देखा गया कि अपराध के ग्राफ में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है, लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 15 साल पहले वाला बिहार नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? मैं अभी मुजफ्फरपुर में हूं। जिस बच्ची का जिक्र आपने किया है मैं वही हूं। 4 लड़के गांव का बलात्कार करके जिंदा जला देता है 12 साल की बच्ची का। केस एफआईआर नहीं होता है, जब लोग आते हैं तब देखिए। मैं मुजफ्फरपुर में अभी एक मासूम बीटेक के बच्चे लड़के जिसको एक सरकार के बहुत नजदीकी जिन पर नेम्ड एफआईआर हुआ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी उसकी नहीं दी गई। बीटेक एकलौता बेटा था, उसका फादर टीचर है, 3 बहन है, एक डॉक्टर है। उनके भाई को मार दिया गया, कोई बच्चा नहीं बचा। एक अग्रवाल साहब के यहाँ को मार दिया गोली, शूटर बचे हुए। कल मैं रात में 3 बजे तक रुपेश जी के साथ था। अब आप हमको एक बात बताएं, आप इखलाक समाप्त हो जाए, जो लोग बात करते हैं चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष, उनसे आप ये क्यों नहीं कहते कि ये नेताओं की पूरी संलिप्तता और पुलिस की पूरी संलिप्तता शराब बेचवाने में। एक आदमी, एक लड़का है विवेक ठाकुर मुजफ्फरपुर में, जिसके पास साइकिल नहीं था, उसके घर में
तैस एसी लगे हुए हैं, सिर्फ शराब, वो जेल से भी शराब पुलिस के साथ मिली भगत, और पैसा फाइंड आउट है कि हमको भेजना है। बिना पैसे का किसी पुलिस की पोस्टिंग नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात आश्चर्य होगा आपको कि पुलिस क्या करती है कि शराब एक सरल रास्ता है पैसा कमाने का, टारगेट उसको पूरा करना है, पैसा देने के लिए वो शराब में लगे रहते हैं। अब नेताओं का जो संलिप्तता है, जो विपक्ष बात करते हैं बड़ी बड़ी, उनसे आप पूछिए, जो एमएलए लोग इनके दल में, सबके दल में सत्ता पक्ष में, कोई जिसकी बीवी एमएलए है वो बलात्कार केस में है, जो लोग भागे हुए हैं, आप सत्ता पक्ष से पूछिए क्या ऐसे एमएलए को जिनकी संलिप्तता जमीन माफिया में है, बालू माफिया में है, जो अरबपति करोड़पति बड़े बड़े माफिया हो चुके हैं, क्या उनकी ईडी से जांच होगी? क्या जो 10 सालों में अकूट संपत्ति कमाए हैं और 4 साल 5 सालों में जो शराबबंदी हुई उसके बाद जो गांव में स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर खरीद लिए, जांच करवा लीजिए आपको पता चल जाएगा कि शराब बंदी के बाद सबसे ज्यादा पैसा कमाने का जरिया जो छुटभइये चोर उचक्का लफुआ थे उनके द्वारा परोसा गया। और इतनी बड़ी घटना, मैं अभी दोनों जगह गया हूं जी, मुजफ्फरपुर में सारे घटना, कोई बेटा नहीं बचा। अब आप सोचिए रुपेश की घटना क्यों घटती है? उनका संबंध तो किसी क्रिमिनल से होगा नहीं, किसी चोर उचक्का से तो होगा नहीं। एक दिनों में एक जिले में 2 दर्जन, आधा दर्जन से ज्यादा हत्या। ये जो विपक्ष को आप सत्ता पक्ष को बैठा लेते हैं, और अच्छी बात है आप बैठाइए, तर्क कीजिए, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। नीतीश कुमार जी को सारा अभियान छोड़ के एक बार वो मीटिंग करते हैं, स्वागत है उनका। वो पप्पू जी, लेकिन नीतीश कुमार तो ये कहते हैं, कई जगह पर वो ये दावा करते हुए नजर आए कि मैंने शराबबंदी की और उसका फायदा भी हुआ, क्राइम पर बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, खासतौर से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध सामने आ रहे थे उस पर कंट्रोल हुआ है, और भी कई तरह के जो हत्या की वारदातें आ रही थी, कई तरह के और अपराध आ रहे थे, उस पर कंट्रोल हुआ है। इस दावे पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप उठा करके देख लें, आज सबसे ज्यादा असुरक्षित कोई है तो बच्ची असुरक्षित है। आप उठा के देखें कितने बलात्कार केस है। मैं जिस थाना में अभी बैठा हुआ हूं, अहियापुर, 1 महीने के अंदर 30 हत्या हुई है, 30। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, पुलिस को खुली छूट मिलनी चाहिए। आप बार बार ये बात कहते हैं अपराध और अपराधियों के पीछे किसका हाथ है? ये जमीन का, बालू का सबसे बड़ा माफिया, और इसकी वसूली, इसका पैसा सारे बड़े नेता और दलों में के घर में जाता है, और इसी पैसे से चुनाव लड़े जाते हैं जी। जब आप माफियाओं को संरक्षण दीजिएगा, धरना प्रदर्शन में माफिया जवाब लेते हैं। पप्पू जी ने कई सारे सवाल उठाए, पप्पू जी को कुछ जल्दी है, इसलिए पप्पू जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम पक्ष को रखने के लिए, इन तमाम बातों को रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वो जाहिर तौर पर सवाल खड़े करते हैं पुलिस की कार्यशैली पर भी और तमाम दावों पर भी। अभिषेक झा यहाँ पर मौजूद है जेडीयू की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई है, चूंकि ये आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए इसको, या फिर कह लीजिए कि हमने चूंकि ठाना है कि शराबबंदी करवाना है, इसीलिए पूरी फौज को, पूरे अमले को हम एक तरफ लगा देते हैं, बाकी कहां पर क्या क्राइम हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। श्रीराम जी, आपने बहुत सारी बातें एक साथ कही हैं, मैं बारी बारी से सबका जवाब देना चाहता हूं कि शराबबंदी पर कोई भी लोग कुछ भी कह लें, लेकिन यह बात तो एकदम स्पष्ट है कि अभूतपूर्व कदम रहा है। जहां भी गड़बड़ी मिलती है वहां हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, और निश्चित रूप से शराबबंदी के बाद अपराध के ग्राफ में कमी आई है, डोमेस्टिक वायलेंस में तो जबरदस्त कमी आई है। ये स्पष्ट चीज है कि नीतीश कुमार जी क्राइम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और सरकार की नीति है कि कहीं भी कोई भी घटना घटती है तो हम तो उसकी निंदा तो करते ही हैं, लेकिन शासन प्रशासन चाक चौबंद होकर कार्रवाई करता है,
और अपराधी जो कोई भी हो, कहीं भी छिपा हो, बच नहीं सकता है, उसके पीछे के लोग नहीं बच सकते हैं। और आप अगर देखिए अभिषेक जी, देखिए ये बातें ना कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं अभिषेक जी ना, अभिषेक जी ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है। देखिए हम एक आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी, उस वक्त सिर्फ एक साल में थोड़ी सी कमी जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद लगातार अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? सिर्फ ये कहना कि हम कड़ी निंदा करते हैं, अपराध हो जाता है, उसके बाद एक्शन ले रही है पुलिस। हमने निंदा के साथ साथ कार्रवाई पर जोर दिया। जी आप मेरी बात सुनिए एक बार, जरा सोचिए, अगर आप एनसीआरबी के डाटा को उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बिहार में आज भी अपराध, बिहार 23वें नंबर पे है। महिलाओं के प्रति अगर अपराध की बात की जाए, डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए तो 29वें नंबर पे है। बलात्कार के मामले में बात की जाए तो 33वें नंबर पे है। सरकार चाक चौबंद है कि भाई कहीं भी इस तरह की घटना घटेगी, प्रशासन की यह जिम्मेदारी है। और अभी जो घटना घटी है उसको हम लोग चुनौती के रूप में लेते हैं कि इस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा कि उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। आप समझिए कि एसटीएफ का गठन हुआ है, एसआईटी का गठन हो चुका है। अभिषेक जी देखिए, ठीक है, और जवाब भी लेते हैं, लेकिन देखिए ये समझना पड़ेगा आपको कि अपराधी जो कोई पकड़े जाएंगे, दूर दराज के इलाके नहीं, छोटे मोटे मामलों में नहीं, बल्कि जो हाई प्रोफाइल मामले भी सामने आ रहे हैं, उनको निपटाने में भी कहीं ना कहीं पुलिस असफल रह रही है। पूर्व डीजीपी एसके भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से वजह जानने की कोशिश करेंगे। सर, दरअसल इस एंगल से समझाने की कोशिश करें, क्या आपको लगता है, चूंकि आप एक बड़े पद पर रहे, आपने बहुत ही करीब से देखा, क्या ऐसा आपको भी लग रहा है कि एक जगह पर इन्वॉल्व कर दिया गया है पूरे महकमे को, या फिर वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो कुछ दूसरे तरीके से हो रही है? पुलिस के जो लोग हैं वो खुद ही गलत तरीके से शराबबंदी में इन्वॉल्व हो गए हैं, क्या ऐसा लग रहा है? और इस वजह से जो दूसरे अपराध हो रहे हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। कि अब पुलिस का जो नॉर्मल काम था उसको छोड़ करके केवल दो कामों पर कंसंट्रेट कर रही है पुलिस। एक तो शराबबंदी और दूसरा गाड़ी चेकिंग। अभी ये स्थिति हो गई है कि थाना के एसएचओ, एसपी और फील्ड में जो वरीय पदाधिकारी हैं वो लोग टेलीफोन तक नहीं उठाते पब्लिक का, क्योंकि हम अब एक नागरिक के रूप में रहते हैं और पब्लिक के लोग हमारे पास कई बार आते हैं, फोन पर बात करते हैं कि ये घटना घटित हो गई, वो घटना घटित होगी, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप थाना में फोन कीजिए, आप एसपी से बात कीजिए। बोला सर कोई फोन ही नहीं उठाता है। अब देखिए हर एक पदाधिकारी को, हर एसएचओ, हर डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसपी, डीआईजी, आईजी, सबको सरकारी हैंडसेट और सरकारी सिम कार्ड दिया हुआ है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मुझे बोलना पड़ता है, मैसेज देना पड़ता है कि मैं फला फला आदमी आपसे बात करना चाहता हूं, तो उसके बाद में आदमी कहता है कि सर आपका फोन मेरे पास लिस्टेड नहीं है। अरे पुलिस की 24 घंटे की नौकरी है, उसको किसी का भी फोन उठाना है। अगर आपको कोई फोन करता है और उसका यह स्थिति है कि आप मोबाइल पर बिजी हैं, आपके पास कोई मिस्ड कॉल आती है, तो उस पर भी आपको रिंग करना है, चाहे रात के 12 बजे क्यों ना फोन करें। अब अगर आप पब्लिक से कांटेक्ट नहीं रखिएगा, आप फोन नहीं उठाइएगा, आप पब्लिक की बात सुनिएगा नहीं, तो आप क्या क्राइम कंट्रोल कीजिएगा? नॉर्मल पुलिसिंग जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं रहा। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर और जो क्राइम अलग अलग हो गया है, उस पर क्या है कि एक ही पदाधिकारी के पास 50-50 केस इन्वेस्टिगेशन में है। अब वो जब 50 केस इन्वेस्टिगेशन में एक आदमी के पास हैं, तो उसमें क्या न्याय करेगा? एक आदमी, एक जो आईओ है वो किसी केस पर अपना कंसंट्रेट करता है, तब तक दूसरा उससे बड़ा कांड आता है और उस कांड से हटके उसका दूसरे कांड पर ध्यान चला जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि 167(2) में अपराधी को जमानत मिल जाती है, क्योंकि 90 और 60 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट नहीं हो पाती है। तो अब ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है? क्या केसेस बहुत ज्यादा है? नॉर्मल पुलिसिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं है कोई। नहीं, केसेस तो हैं उतने ही या कुछ बढ़ भी गए हों, लेकिन जब से लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन अलग हुआ है, तो आधे लोग लॉ एंड ऑर्डर की में लगाए हैं और आधे इन्वेस्टिगेशन में लगाए गए हैं।
इसलिए आधे लोगों पर ही उन पूरे केस का भार आ गया है। इसलिए और अब पुलिस लगी हुई है तो हर जगह जो है ना गाड़ी चेकिंग कर रही है। अरे भाई पोल्यूशन कंट्रोल नहीं है, उसमें आप आदमी को तंग कर रहे हैं। क्राइम कंट्रोल में कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, जो एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया है एसके भारद्वाज जी ने, कि एकदम आधा आधा डिवाइड कर दिया गया। आधे लोगों को इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया गया है, आधे लोग जो हैं एक जो नॉर्मल मामले आते हैं उनको निपटाने में लगे हुए रहते हैं। ऐसा होता है कि फोन तक उठाने का टाइम नहीं मिल पाता है। अखिलेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। अखिलेश सिंह, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बीजेपी बहुत सजग नजर आ रही है इस पूरे मसले पर, और लगातार जिस तरह से आपकी पार्टी के नेताओं के बयान आए हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको अब सीरियसली लेना पड़ेगा। जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है और खास तौर से ऐसा लग रहा है कि शराबबंदी के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है, जबकि बाकी जो मामले आ रहे हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल इसको सीरियस लेना ही पड़ेगा और सीरियस लेना भी चाहिए। और सचमुच ये पूछिए तो एनडीए की जब सरकार बनी थी तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कुछ थी तो वो लॉ एंड ऑर्डर ही थी, और आज भी है। और इसलिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यहाँ अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाता है, अपराधियों को कोई सरकारी संरक्षण नहीं है। और इतना ये भी तय है कि हमारी सरकार ने सरकार बनने के बाद ये स्पीडी ट्रायल करा करके अपराधियों को दंड देने का भी काम किया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये इधर के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं निश्चित रूप से हम सबों की चिंताएं बढ़ाई हैं, और इसलिए मुख्यमंत्री जी भी इसमें प्रयासरत रह करके कई प्रकार की समीक्षा बैठक करके और इसको ठीक ठाक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को और की जो मनसा है, हमारी सरकार की जो नियत है, इसके हिसाब से बिहार की पुलिस को काम करना पड़ेगा। पुलिस के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको ये लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, वो खुद उनको जगह छोड़ करके जाना चाहिए। और निश्चित रूप से पुलिस को हमारी सरकार, जैसे अभी हमारी जो सरकार है, इस सरकार में सरकार के तरफ से कहीं अपराधियों को संरक्षण नहीं है। कोई अपराधी सरकार के अंदर जो है सो नहीं है। पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन बावजूद इसके मैं कहना चाहूंगा कि यह चुनौती अगर हमारी सरकार के लिए है तो यह चुनौती स्वीकार्य भी है, और इस चुनौती को हम को स्वीकार करते हुए आगे काम भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। रुपेश जी की हत्या हम सबों को हिला दिया है। इस घटना ने बिल्कुल निश्चित रूप से हम सभी इसके लिए मर्माहत है, लेकिन इतना बात तय है कि सरकार जिस प्रकार से इसमें काम कर रही है, पुलिस जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, एसआईटी का गठन हुआ है, फिर उसके बाद में सिर्फ रुपेश जी की हत्या का मामला नहीं है। जिस तरीके से बिहार भर से अलग अलग जगहों से मामले सामने आ रहे हैं, कहीं पर रेप की घटना सामने आ रही है, गैंगरेप की घटना सामने आ रही है, कहीं पर हत्याएं की जा रही है, व्यवसायी डरे हुए हैं, इसको लेकर सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस वालों की जो व्यस्तता है वो दूसरे मामलों में ज्यादा हो गई है। शराब बरामदगी की खबरें आती हैं और वो हम लगातार दिखाते भी हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इन मामलों पर फोकस ज्यादा हो गया है? जिस मकसद से किया गया था कि शराबबंदी होगी तो अपराध कम होंगे, लेकिन उसके बदले ऐसा हुआ है कि पुलिस वाले बाकी चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस अपराध, देखिए कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, घटनाओं में पुलिस ने अपना काम भी किया है और इसमें भी अपना काम करेगी, ये तय बात है। हाँ, ये बात ठीक है कि समय समय पर चुनौतियां नई प्रकार से सामने आती हैं और उस पर सरकार काम भी करती है, पुलिस को काम भी करना पड़ता है। कई तरीके ऐसे हैं जो कई बार उसकी समीक्षा करके उसमें बदलाव भी करना पड़ता है, और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी के लिए पुलिस के साथ मुख्यमंत्री जी लगातार बैठ भी रहे हैं और इसके लिए आगे रणनीति भी तैयार हो रही है। आप निश्चिंत रहिए, ये सरकार वैसी सरकार नहीं है जिस सरकार के अंदर सरकार के माध्यम से और सरकार के संरक्षण में अपराध चलाया जा रहा हो, और इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए, अपराध पर नियंत्रण है और रहेगा भी। जो घटनाएं घटी हैं, इन घटनाओं में जो भी अपराधी हैं, चाहे जहां भी हैं, उनको तलाश करके पुलिस उनको दंडित करने का काम करेगी। बिल्कुल, उम्मीद यही रहेगी कि इन पूरे मामलों में अलग अलग जो अपराध के मामले आ रहे हैं उन पर कंट्रोल की कोशिश की जाए। शक्ति जी भी हमारे साथ आरजेडी से जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से अपराध के मामले बढ़ रहे हैं
और खास तौर से जब ये कहा जाता है कि शराब पर बैन किया गया है और उसका फायदा होना चाहिए, लेकिन उस तरह से जब कंपेयर किया जाता है तो ऐसा लगता नहीं है कि उसका बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। सिरांधा जी, एक बात पहले मैं कर देना चाहता हूं कि सिलेक्टेड और नॉमिनेट और अनुकंपाई मुख्यमंत्री ने बिहार को कहीं न कहीं अपराधियों के हवाले छोड़ दिया है और अपराध जगत इस तरह से बिहार में फल फूल रहा है कि अब जो रसूखदार लोग हैं, जिनके ताल्लुकात तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे के साथ तस्वीरें खींची जाती है और बड़े लोगों से संबंध होने वाले लोगों को भी अब घर तक बख्शे नहीं जा रहे हैं। अभी तो मुजफ्फरपुर से लेकर के मधुबनी नहीं, पूरे बिहार में जो हत्याओं की फहरिस्त लंबी रहती है, सुर्खियों में बनी रहती है, वो एक चिंता का विषय है। अवाम बिहार का यह समझ रहा है कि मैं घर से निकलूंगा तो शाम को वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, ये बड़ा सवाल है। 2 राइस मिलर के पुत्र अभी तक बरामद नहीं हुए, कोई उद्भेदन नहीं हुआ है। कोई ऐसे बड़े बड़े पोएसा सीमांचल से लेकर के पूर्वांचल, मिथिलांचल, कोसी का इलाका, शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, कोई महफूज नहीं है बिहार के अंदर में। और मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं। पहले हमारे नेता जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और ये स्वयं मानते हैं कि हमको आग्रह करके बनाया गया था। इनसे पूरी तरह से तंत्र कहीं न कहीं आज जो है बिल्कुल घुटने टिक दिया अपराधियों के आगे। और शराबबंदी का ये जो नाटक है, ये पैरेलल इकोनॉमी राज्य के अंदर में खड़े कर करके जिस तरह से एक नए जनरेशन को कहीं न कहीं अपराध जगत में ढकेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पूरी तंत्र जो है गिट्टी कुट्टी नेवारी और बालू के तहसीलदारी में रात भर आप निकल जाइए सड़कों पर, देखिए पुलिस का दूसरा कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होते। बड़े अधिकारी जो एंटी क्रिमिनल है, कुंदन कृष्णन जैसे आईपीएस अधिकारी जिनके नाम से थर्राता है, उन लोगों को क्वारंटीन करके सिविल डिफेंस में रखा जाता है। तो जो पदाधिकारी आरसीपी टैक्स देकर करके पदासीन होगा, उससे तंत्र कहीं न कहीं कमजोर होगा। और बिहार आज अपराधियों के हवाले यह कहने में कोई कोताही नहीं। मैं आपके स्टूडियो में हूं, मैं भी महफूज नहीं हूं। हो सकता है इस स्टूडियो में घुस करके के लोग गोलियों की बौछार से ये जो यहां पर डिबेट करने वाले लोग हैं, उनको भी मौत के घाट उतार दे। ऐसा कुछ ना हो, हम तो यही मनाते हैं कि इस तरह का दिन कभी देखना नहीं पड़े। लेकिन राजेश राठौर जी, आपका भी पक्ष जानना चाहूंगी। ऐसा नहीं लगता है कि शराबबंदी के बाद जो खामियाजा भुगतना पड़ा है वो ज्यादातर गरीब लोगों को भुगतना पड़ा है और बाकी जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है? बाकी जो हत्या जैसी वारदातें हैं या फिर रेप जैसी वारदातें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। सिरांधा जी बड़ी विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि हम लोग अपने अपने दल के प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी दल की पक्ष रखते हैं, अपने अपने दल की बात करते हैं। लेकिन आपके पास कंप्यूटर है और इसके भारद्वाज साहब वहाँ बैठे हैं, वो बड़े अधिकारी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, उस बात को भली भांति समझते हैं। नीतीश कुमार जी भी समझते हैं, लेकिन जिद पे हैं। वो बार बार इस बात में कोई सवाल कीजिएगा तो वो कहेंगे पुरानी 15 साल की जंगल राज। अरे जंगल राज पुरानी थी, अब महा जंगल राज के महाराजा बन चुके हैं। गोबर राज में बिहार को धकेल दिए हैं, गोबर गणेश बनकर बैठे हुए हैं। ये सवाल हम नहीं करते हैं ये कि अपराधी अपराध करता है, तब भी करता था, आज भी करेगा, लेकिन रुकेगा कैसे, ये सवाल उठता है। यह वीआईपी इलाका में लोग इसलिए घर लेता है कि हम महफूज रहे। मुख्यमंत्री जी के घर से 1 किलोमीटर के अंतर में रुपेश जी की हत्या हुई है। वो 2 राइस मिलर 1.5 महीना पहले अपहरण हुए, दोनों भाई। आज अखबार से उसका एक लाइन भी नहीं रहता है। 2 दिन आज भी हम चर्चा रुपेश जी पर कर रहे हैं, हो सकता है 2 दिन के बाद हम चर्चा न करें। मधुबनी में कल एक मुख्यबधिर लड़की के साथ बलात्कार किया गया, अत्याचार किया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब सवाल करते हैं तो पुरानी सरकार से जोड़ते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं। नहीं, देखिए हमारा फर्ज है और हम चर्चा कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है, आप गृह मंत्री के हमारी कोशिश यही है कि जो मुद्दे हैं उनसे ना भटका जाए और वक्त की कमी है, इसलिए राजेश जी मैं आपको जी मैं वहीं आ रहा हूँ, रोक रही हूँ। जी मैं वहीं आ रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ कि आप 15 साल गृह मंत्री के रूप में भी हैं, आप किसी दूसरे आदमी को गृह मंत्रालय दे दीजिए जो बेहतर काम करता है। और शराब को पकड़ने के लिए और थाना को दोनों को अलग कर दीजिए। सबके जड़ में शराब है, सबके जड़ में शराब है।
अब कौन थाना कितने पंचायत का है उस हिसाब से उसकी बोली लगा के थानेदार की पोस्टिंग की जाती है। थानेदार पैसा कहां से देगा? अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या इस पर सोचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या इसकी समीक्षा की जरूरत है, क्या अब ये समझने की जरूरत है कि एक जो मीटिंग का ये दौर चल रहा है उसमें यह भी विचार किया जाए कि जो आपकी एनर्जी लग रही है वो किस तरफ लग रही है, क्या सही तरीके से काम पुलिस नहीं कर पा रही है, बैलेंस तरीके से उसको कैसे सुधार किया जा सके, इस पर विचार करने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि बिहार जिस तरह से क्राइम से करा रहा है इसको क्राइम से निजात मिल सके। इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।